Hello students, we are studying about the topic central nervous system disorder, right? And we have completed our first chapter, epilepsy. Now the second one is Parkinson's disease. Parkinson's disease सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड डिजीज़ है. पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है? अगर पार्किंसंस डिजीज़ की डेफिनेशन की बात करें तो पार्किंसंस डिजीज़ इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द बॉडी मूवमेंट. ये बॉडी मूवमेंट को अफेक्ट करने वाला डिसऑर्डर है, इसीलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट्री डिसऑर्डर, यानी बॉडी के मूवमेंट को अनकंट्रोल करता है. जो बॉडी का मूवमेंट हम हमारी बॉडी के कंट्रोल करते हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते. जैसे ट्रिमर्स की कंडीशन. ट्रिमर्स का मतलब होता है किसी भी बॉडी पार्ट का मूव करना, शेक करना. रेस्टिंग स्टेज में भी ट्रिमर्स आते हैं, यानी जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तब भी आपकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट आपका मूव कर रहा है. मीन्स आप लेटे हुए हो तो भी आपका पार्ट मूव कर रहा है. इसको बोलते हैं ट्रिमर्स. जैसा हमने ओल्ड एज वाले पर्सन्स में देखा है कि जो बैठे रहते हैं फिर भी उनके हैंड ऐसे शेक करते हैं, उसे बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज़. ठीक है, तो ट्रिमर्स और ट्रिमर्स भी कैसे? रेस्टिंग ट्रिमर्स, यानी रेस्टिंग स्टेज में ट्रिमर्स आते हैं, इसमें से बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज़. अब ऐसा क्यों होता है? हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डिवाइडेड होता है दो सेगमेंट में. ये दो लोब्स होती हैं, राइट. इसमें यहाँ मिड में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा. इस सबस्टेंशिया नाइग्रा में न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामीन बनाते हैं. इस सबस्टेंशिया नाइग्रा के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो क्या बनाते हैं? डोपामीन बनाते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्रेन को कंट्रोल करता है मूवमेंट्स के लिए. डोपामीन रिलीज होता है और डोपामीन क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है ब्रेन से. तो डोपामीन जो है, न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामीन बनाते हैं वो नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि इस सबस्टेंशिया नाइग्रा के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो क्या हो जाते हैं? डेड. डीपोलराइजेशन हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स में, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं. तो इनकी न्यूरोट्रांसमीटर्स के डेड होने की वजह से डोपामीन रिलीज नहीं होता, और डोपामीन हम जानते हैं आगे जाके नॉरएड्रेनर्जिक और एड्रेनर्जिक का सीक्रेशन करता है. तो नॉरएड्रेनर्जिक और एड्रेनर्जिक भी आगे सीक्रेट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा? पूरे बॉडी के जो मूवमेंट्स है वो क्या होंगे? अफेक्ट होंगे. हमारा जो ब्रेन है वो बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो सबस्टेंशिया नाइग्रा के न्यूरोट्रांसमीटर्स डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन रिलीज नहीं हो पाता और उसकी वजह से बॉडी के मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं. ये रीज़न है पार्किंसंस डिजीज़ का. अब न्यूरोट्रांसमीटर्स हम जो पता है कि नर्व सेल्स जो होती है वो क्या होती है? मल्टीप्लाई नहीं होती कभी भी. जो भी नॉर्मल सेल्स है बॉडी की वो तो मल्टीप्लाई होती है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से मल्टीप्लाई होती है. लेकिन नर्व सेल्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती. नर्व सेल्स एक बार जो बन गई वो बन गई, वो वापस से फॉर्म नहीं होती. तो मल्टीप्लाई नहीं होने की वजह से अगर नर्व सेल एक बार डैमेज हो जाती है तो वो वापस नहीं बनती. तो इसीलिए पार्किंसंस क्या है? अनक्योरेबल डिजीज़ है, जिसका कोई भी क्योर नहीं है. हम इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम पार्किंसन को ट्रीट नहीं कर सकते. इसके सिम्टम्स हम कम कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं सिम्टम्स को एक्टिविटीज़ से, लेकिन हम पार्किंसन को ट्रीट नहीं कर सकते. तो ये अनक्योरेबल डिजीज़ है जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि नर्व सेल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स वापस से नहीं बनते, ये रिफॉर्म नहीं होते, ये मल्टीप्लाई नहीं होते, और इनका अगर एक बार ये डेड हो गए, इनका डीजनरेशन हो गया, तो फिर वापस से वो नहीं बन सकते. इसीलिए इनको क्योर नहीं किया जाता. अगर ब्रेन के किसी हिस्से में न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर बॉडी के किसी भी हिस्से में नर्व सेल्स डैमेज हो गई
तो उनको वापस से नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए नर्व सेल्स में कभी भी कैंसर नहीं होता, क्योंकि कैंसर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, और नर्व सेल्स मल्टीप्लाई ही नहीं होती, इसीलिए नर्व सेल्स में कभी भी कैंसर नहीं होता। तो रीज़न समझ में आया कि पार्किंसन अनक्योरेबल क्यों है और पार्किंसन कैसे होती है। तो ये थी पार्किंसन की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ पार्किंसंस, नाउ सिम्टम्स। अब सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं पार्किंसंस डिजीज में। स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्रेन। ब्रेन में क्या सिम्टम्स होंगे, ब्रेन में डिप्रेशन, डिजीनेस, एंजाइटी, ये सिम्टम्स है ब्रेन के। यानी ब्रेन में हमें डिप्रेशन फील होगा, डिजीनेस, स्ट्रेस फील होगा, एंजाइटी फील होगी। डिजीनेस यानी थोड़ा सा हमें ऐसे चक्कर आने लगेंगे। सेकंड है आइज़। आइज़ में क्या होता है, आइज़ में जो आईलिड्स है वो फोर्सफुली क्लोज होती है, यानी आइज़ को क्लोज करने में फोर्स लगता है। जो आईलिड्स है वो हमें बहुत हैवी लगती है और उनको क्लोज करने में बहुत फोर्स लगता है, तो फोर्सफुली क्लोज होती है आईलिड्स। उसके बाद आते हैं माउथ पे। माउथ में क्या होता है, सलाइवेशन इंक्रीज हो जाता है, जो वॉइस है वो स्लर्ड हो जाती है, यानी बोलने में प्रॉब्लम होती है। और एक्सप्रेशन लेस हो जाता है फेस, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आते हैं लंग्स। लंग्स में क्या होता है, जो अपर एयरवेज है उनमें एबनॉर्मलिटीज आती है। मैंने आपको बताया था एल्वेलाइज जब पढ़ाई थी कि वो अपर और इनर एल्वेलाइज होती है, अपर के साइड एंड अंदर जो डेंस साइड में होती है वो। तो अपर एयरवेज में क्या होती है, एबनॉर्मलिटी होती है। फिर इसके बाद आती है स्किन। स्किन में ड्राइनेस और मसल्स में पेन, एक। ये सिम्टम्स किसके हैं, पार्किंसंस के। बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। आफ्टर द डेफिनेशन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस, नाउ इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ पार्किंसंस। अब इटियोपैथोजेनेसिस में क्या है, देखो पार्किंसन क्या होती है। मैंने आपको बताया कि पार्किंसन इज ए क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर in which neurotransmitters are degenerating। डीजेनरेट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और उसकी वजह से क्या होता है, जो डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका क्या होता है, लॉस होता है। डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स की डेथ होने लगती है, जिसकी वजह से डोपामीन का सिक्रीशन कम हो जाता है बॉडी में। और डोपामीन अगर कम हुआ तो एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एसिटाइल कोलिन बढ़ गया तो क्या हो जाएगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी बॉडी की। तो पार्किंसंस में बेसिकली डोपामीन, जो डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डोपामीन क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है डोपामीन की। और उसकी वजह से जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, अनकंट्रोल। यानी ब्रेन की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, डोपामीन। और डोपामीन नहीं रहेगा तो ब्रेन की एक्टिविटी कंट्रोल नहीं होगी। वैसे पार्किंसंस डिजीज़ के फैक्टर्स अननोन हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम गैस कर सकते हैं कि ये पार्किंसन के रीज़न हो सकते हैं। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पार्किंसंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फर्स्ट इज हेरिडिटी। अगर आपकी फैमिली में किसी को पार्किंसंस है तो हो सकता है उस जीन के थ्रू आपको पार्किंसंस मिले।
मीन्स उस जीन के थ्रू आप में वो इनहेरिटेंट होके पार्किंसंस डिजीज़ होने के चांसेस हो सकता है। सेकेंड इज़ वायरल इन्फेक्शन। कभी कभी किसी वायरल के इन्फेक्शन से, जो मैंने आपको उसमें भी बताया था, मेनिंजाइटिस, एड्स जैसे इन्फेक्शंस और कुछ वायरल इन्फेक्शंस, इनकी वजह से भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है और उससे पार्किंसंस के चांसेस होते हैं। थर्ड इज़ ब्रेन ट्रॉमा या स्ट्रोक। अगर ब्रेन में कहीं चोट लगी है और उसकी वजह से वहाँ के न्यूरॉन्स क्या हो गए, डैमेज हो गए, उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स डैमेज हो गए और वहाँ पे नर्व सेल्स की डेथ हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स डेड। थर्ड इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो मैंने आपको बताया था, आर्टरीज के अंदर इस तरह से ब्लॉकेज होना, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज होना, इसकी वजह से भी पार्किंसंस डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग मीन्स साइनाइड का यूज़ ज़्यादा होने से या साइनाइड के पॉइजनिंग इफेक्ट की वजह से भी पार्किंसंस डिजीज़ हो सकती है। और ड्रग्स में एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स या फिर न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स, इनके ज़्यादा यूज़ करने से पार्किंसंस डिजीज़ साइड इफ़ेक्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में हो सकती है। ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, यहाँ पे आप न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स भी कह सकते हो, इनके एक्सेस में यूज़ होने से। ठीक है, तो हेरिडिटी, वायरल इन्फेक्शन, ट्रॉमा या स्ट्रोक, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, साइनाइड पॉइजनिंग और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ये फैक्टर्स हो सकते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के कॉज के। नाउ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के नर्व सेल्स में डैमेज होने से वहाँ डीजेनरेशन होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। न्यूरोट्रांसमीटर का डीजेनरेशन होने की वजह से जो डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनका लॉस होता है और उसकी वजह से डोपामिन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, राइट, डोपामिन कम होने लगता है। तो यहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरोनल सेल्स डैमेज होती है। न्यूरोनल सेल्स जो डोपामिन रिलीज करती है उनमें क्या होता है, डैमेज होता है, और जिसकी वजह से डीजेनरेशन होता है डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का। डीजेनरेशन की वजह से क्या होगा, जो डोपामिन स्टोर्ड है हमारी बॉडी में उसका डिप्लीटेशन होगा, यानी वो ख़त्म होने लगेगा। जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में स्टोर है, जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है, वो क्या होगा, डिप्लीटेशन होगा उसका और वो ख़त्म होने लगेगा। उसके बाद इम्बैलेंस्ड एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी में है एसिटाइल कोलिन और इनहिबिटरी में है डोपामिन, यानी एसिटाइल कोलिन और डोपामिन में क्या होने लगेगा, इम्बैलेंस होगा। किसी चीज़ को एक्साइट करना यानी उस वर्क को करने के लिए ऑर्डर देना और उसको रोकना, ये दोनों ही काम करते हैं एसिटाइल कोलिन और डोपामिन। इन दोनों में इम्बैलेंस होने लगता है तो ना तो हमारा स्टार्ट करना कंट्रोल में होता है और ना ही उसको रोकना हमारे कंट्रोल में होता है, और उसकी वजह से क्या आते हैं, ट्रिमर्स आते हैं, यानी वो बॉडी का मूवमेंट हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो अननेसेसरी मूवमेंट हमारी बॉडी के ट्रिमर्स कहलाते हैं। तो वो ट्रिमर्स होते हैं। और ब्रैडिकाइनेसिया, ब्रैडिकाइनेसिया यानी कमी, किसी भी अगर इनहिबिटरी की बात करें तो रोकने में भी कमी और एक्साइटेटरी की बात करें तो स्टार्ट करने में भी कमी। ब्रैडिकाइनेसिया, जैसे हमने ब्रैडिकार्डिया पढ़ा था जिसमें हार्ट रेट्स कम हो जाती है, हार्ट बीट्स कम हो जाती है, वैसे ही ब्रैडिकाइनेसिया मतलब मूवमेंट की कमी, यानी बॉडी का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रैडिकाइनेसिया। ठीक है, तो सबसे पहले डोपामिनर्जिक न्यूरोनल सेल्स डैमेज होती है जिसकी वजह से डीजेनरेशन होता है डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का। उसकी वजह से जो स्टोर्ड डोपामिन है हमारी बॉडी में उसका डिप्लीटेशन होता है, वो ख़त्म होने लगता है और इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, और इसकी वजह से ट्रिमर्स या ब्रैडिकाइनेसिया, जिसे हम पार्किंसंस कहते हैं, उनके सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसंस डिजीज। आफ्टर द एटियोपैथोजेनेसिस, नाउ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पार्किंसंस डिजीज। इसमें है एकाइनेशिया। एकाइनेशिया मीन्स मसल्स के जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मसल्स मूवमेंट में प्रॉब्लम। सेकेंड इज वीकनेस।
वीकनेस आ जाती है बॉडी में। थर्ड इज मस्कुलर रिजिडिटी, यानी जो मसल्स है वो रिजिड हो जाती है और उसकी में ऐसी टाइटनेस हो जाती है कि हमारा उस पर से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, उससे हमें मूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिमर्स। ट्रिमर्स जो मैंने आपको बताया कि बॉडी में अननेसेसरी मूवमेंट, हमारी बॉडी में रेस्टिंग स्टेज में भी हमारी बॉडी के जो पार्ट है वो मूव करने लगते हैं, उसे बोलते हैं हम ट्रिमर्स। ठीक है, इसके अलावा डिप्रेशन, डिप्रेशन में थिंकिंग डिफ़िकल्टी, डिप्रेशन कंडीशन जो मैंने आपको ब्रेन के सिम्टम्स में भी बताई थी, और उसमें थिंकिंग डिफ़िकल्टी यानी सोचने में भी हमें प्रॉब्लम फील होती है। स्वेलोइंग प्रॉब्लम जो मैंने आपको फेस की प्रॉब्लम बताई थी, वो मैंने आधे सिम्टम्स तो मैंने आपको बता दिए थे। अब जैसे मैंने आपको बताया था सलाइवेशन इंक्रीज़ हो जाता है, वैसे यहाँ पे स्वेलोइंग, स्वेलोइंग यानी निगलने में प्रॉब्लम होती है। स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आती या फिर नींद में प्रॉब्लम होती है। कॉन्स्टिपेशन, जो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स है वो ये है कि इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा सही से प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है पार्किंसंस के। इसके अलावा जो ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें उनका बॉडी का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, उनको थोड़ा सा बैंड होके चलना पड़ता है। ये जो 60 की एज के बाद में नॉर्मली नर्व सेल्स जो है वो डैमेज होने लगती है, तो इसीलिए पार्किंसंस डिजीज़ नॉर्मली एजेड लोगों में दिखाई देती है और उनकी बॉडी का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, बैंड होके चलते हैं या फिर उनके हैंड ऐसे शेक करने लगते हैं, या उनका जो मुंह है, फेस है, उनमें उसमें शेकिंग होती है, वो मूवमेंट करता रहता है। तो ये ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं पार्किंसंस डिजीज़ में। ये है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पार्किंसंस। आफ्टर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नाउ द लास्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। ट्रीटमेंट में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसमें हम हमारी बेसिक लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके डिजीज़ को क्योर करते हैं, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम मेडिसिन या ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पार्किंसंस में क्या है, इसमें हमें एजुकेशन देनी होती है इस डिज़ीज़ के सिम्टम्स के बारे में और इस डिज़ीज़ के बारे में। ठीक है, सेकंड इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स डाइटरी फाइबर्स और प्रोटीन्स, इनका इंटेक ज़्यादा करना होता है और बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होने देनी। थर्ड इज़ थेरेपीज़। जो थेरेपीज़ है बॉडी के मतलब मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए वो थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, और मसल्स की क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे। ये होंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। एजुकेशन, इंफॉर्मेशन देनी है डिजीज़ के बारे में। न्यूट्रिशंस मीन्स जो फाइबर्स है और प्रोटीन्स हैं उनका यूज़ करके बॉडी के न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना है। थर्ड इज़ थेरेपीज़, और फोर्थ इज़ मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट है डोपामिनर्जिक ड्रग्स। डोपामिनर्जिक ड्रग्स जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं लीवोडोपा। नॉर्मली जो डोपामिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता अगर हम इसको ऑरल दे तो। अगर हम ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से इसका वर्क नहीं होता। बट लीवोडोपा क्या करता है, इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और लीवोडोपा किस में चेंज हो जाता है, डोपामीन में। ठीक है, जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है उसके बाद में लीवोडोपा डोपामीन में चेंज हो जाता है, और जो हमारी बॉडी में डोपामीन की डेफिशिएंसी हो गई है उसको ये क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो डोपामिनर्जिक ड्रग का एग्जांपल क्या है, लीवोडोपा। अदर डोपामिन एगोनिस्ट, लीवोडोपा के अलावा ऐसे जो डोपामिन एगोनिस्ट जो डोपामिन के एक्शन को बढ़ाते हैं या फिर डोपामिन के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं बॉडी में। एगोनिस्ट क्या होता है, जो इंक्रीज करता है, और एंटीगोनिस्ट जो डिक्रीज करता है, यानी उसके अपोजिट इफेक्ट करता है। एगोनिस्ट जो उसके साथ इफेक्ट करता है। तो डोपामिन एगोनिस्ट में एग्जांपल्स है ब्रोमोक्रिप्टिन और एमेंटाडीन। एमेंटाडीन और ब्रोमोक्रिप्टिन ये एग्जाम्पल है अदर डोपामिन एगोनिस्ट के, जो क्या करते हैं, डोपामिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं।
थर्ड इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। मैंने आपको बताया था कि डोपामिन का तो लेवल डिक्रीज हो जाता है और एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो गया, उसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो इसीलिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। और एंटीकोलिनर्जिक के एग्जाम्पल है डाइसाइक्लोमीन और स्कोपोलामीन। ये है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। लास्ट फाइनल इज COMT। COMT मीन्स कैटेकॉल ओ मैथिल ट्रांसफरेज। इनका क्या काम होता है, ये COMT इनहिबिटर्स यूज होते हैं क्योंकि COMT का काम होता है डोपामीन का मेटाबोलाइज करना। तो डोपामिन का जितना मेटाबोलाइज होगा उतनी ही उसके अंदर क्या होगी, बॉडी में डेफिशिएंसी होगी। मेटाबोलाइज होता जाएगा तो डोपामिन क्या होता जाएगा, बॉडी में कम होता जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा। तो COMT इनहिबिटर्स क्या करते हैं, इन COMT के वर्क को रोक देते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और डोपामिन का लेवल हमारी बॉडी में कम नहीं होता। ठीक है, तो ये इनहिबिटर्स है, COMT मेटाबोलाइजर है और इनहिबिटर मेटाबोलाइज को होने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये थे फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स, डोपामिनर्जिक ड्रग्स जिसमें है लीवोडोपा, अदर डोपामिन एगोनिस्ट जिसमें है ब्रोमोक्रिप्टिन और एमेंटाडीन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो गया है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके एग्जाम्पल है डाइसाइक्लोमीन और स्कोपोलामीन। COMT इनहिबिटर्स जिसमें क्या होते हैं, डोपामिन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये रोक देते हैं। ठीक है, तो ये थे ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। नाउ पार्किंसंस डिजीज कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल्जाइमर्स डिजीज। ओके, थैंक यू।